साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टिलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम है वो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से इस पोइम से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाता है। जैसे कभी कभी इसकी इम्पॉर्टेंट लाइंस को पूछ लिया जाता है, तो इम्पॉर्टेंट लाइंस को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इस पोइम के वर्ड बाय वर्ड, लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़ इसके की इफेक्ट, तो की इफेक्ट को तो हम शुरुआत में ही बता देंगे। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं वीडियो की इफेक्ट से। सबसे पहले मैं पहले ही बता चुका हूँ कि विलियम वर्ड्सवर्थ की ये जो पोइम है ना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड नॉबलेस्ट इंग्लिश पोइम्स, उनकी जितनी भी इंग्लिश पोइम्स अब तक लिखी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट और सबसे ज़्यादा नॉबलेस्ट पोइम है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस पोइम को विलियम वर्ड्सवर्थ को लिखने में कितना समय लग गया। लगभग इन्होंने 1802 में इस पोइम को लिखना शुरू करा, यानी कि इसके लगभग 4 स्टेंजा इन्होंने 1802 से 3, कहीं कहीं आपको 1802 और कहीं कहीं पर आपको 1803 ये लिखे हुए मिलेंगे कि शुरुआती इन्होंने जो 4 स्टेंजा लिखे वो 1802 में लिखे और बाकी के बचे हुए स्टेंजा इन्होंने 1806 में लिखे। ठीक है, तो लगभग अगर हम ये कहें कि विलियम वर्ड्सवर्थ को ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टिलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये जो इम्पॉर्टेंट पोइम है, इसको 1802 से लिखना शुरू किया और 1806 में लिख करके समाप्त कर दिया। लगभग इनको इस पोइम को लिखने में 4 सालें लग गई। ठीक है, और इसको फाइनली लिख कर के तो 1806 में समाप्त कर दिया, लेकिन फाइनली इसको पब्लिश इन्होंने 1807 में अपने एक पोइम कलेक्शन आया था टू वॉल्यूम्स करके, पोइम्स के 2 वॉल्यूम्स में इसको क्या कराया, पब्लिश कराया। दोस्तों, अब एक इम्पॉर्टेंट की फैक्ट है कि इसका जॉनर क्या है, तो ध्यान बनाए रखिए भाई, इसका जॉनर से मतलब है कि ये किस तरीके से लिखेगी। तो ये इरेगुलर पेंडेरिक ओड में लिखेगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है ये पब्लिश कब हुई। ठीक है, इसका जॉनर क्या है, तो इरेगुलर पेंडेरिक ओड है। इसमें टोटल कितने स्टेंजा हैं, तो इसमें टोटल 11 स्टेंजा हैं, ध्यान रखिएगा। और टोटल लाइनों की अगर हम बात करें तो 205 लाइन्स हैं। ओड को जो है 3 पार्ट्स में इसके मेनली डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं, ठीक है, वो हम अभी बताएंगे आपको। पहले ये समझ लीजिएगा पहला पार्ट कब से कब तक है। 1 से लेकर के 4th स्टेंजा तक पहला पार्ट कहलाता है और 5th स्टेंजा से लेकर के 8th स्टेंजा तक इसका सेकंड पार्ट कहलाता है और फाइनल पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट इसका 9 स्टेंजा से 11th स्टेंजा तक कहलाता है। अब अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये नोट करने लायक पॉइंट है आपका, कि 1815 में क्या हुआ कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोइम को रिवाइज किया और रिवाइज किया तो इसमें एक प्रीफिक्स जोड़ा। वो प्रीफिक्स की कुछ लाइनें जोड़ी, लाइनें कौन सी वाली थी, ये वाली लाइनों को उन्होंने जोड़ दिया। ठीक है, और ये लाइनें इन्होंने उठाई थी, तो कहाँ से उठाई थी, दी रेनबो से, एट दी सजेशन ऑफ, और इन लाइनों को रेनबो से उठा करके ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टिलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड का प्रीफिक्स रखने के लिए सलाह किसने दी थी, तो हेनरी रॉबिन्सन ने इस बात की सलाह दी कि आप क्या करो, रेनबो की ये लाइनें इस वाली पोइम का प्रीफिक्स बना दो। तो क्वेश्चन अब ये बना कि ये जो ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टिलिटी है, इसका प्रीफिक्स कौन सी पोइम से उठा करके रखा गया, तो ध्यान बनाए रखिएगा, माई हार्ट लिफ्ट्स अप। अब आप इस बात को लेकर के कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहाँ पर तो दी रेनबो लिखा गया है और यहाँ पर माई हार्ट लिफ्ट्स अप लिखा गया है, दोनों एक ही चीज़ है। ये रेनबो का अनदर टाइटल है। ठीक है, चाहे आप इस पोइम को रेनबो कहिएगा या आप इसके अन्य नाम से भी पुकार सकते हो, माई हार्ट लिफ्ट्स अप। यहाँ पर मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा कि रेनबो को ही हम क्या कहते हैं, माई हार्ट लिफ्ट्स अप कहते हैं। और जब आप इस पोइम को अपनी बुक में पढ़ रहे होंगे स्टेंजा बाय स्टेंजा, तो स्टेंजा 1 से, यानी कि इस पोइम की शुरुआत
होने से पहले इसमें एक प्रीफिक्स जोड़ा गया है और वो प्रीफिक्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही अपनी ही कविता द रेनबो या माई हार्ट लीप्स अप से उठाया है। और उस प्रीफिक्स की कितनी लाइनें उठाई हैं, सॉरी, प्रीफिक्स में कितनी लाइनें रखी गई हैं माई हार्ट लीप्स अप से, तो रखी गई हैं यहाँ पर द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन एंड आई कुड बेस माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पाइटी। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं, कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, तो ध्यान। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेंजा नंबर 1 को। अगर हम स्टेंजा नंबर 1 की बात करते हैं तो पहले वर्ड बाय वर्ड इसका मीनिंग समझ लीजिएगा, इसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन भी डिस्कस करेंगे। देयर वाज अ टाइम का मतलब है एक समय था, भेन मीन्स जब, मीडो, मीडो मीन्स चरगाहा, ग्रूव, ग्रूव मीन्स होता है बगीचे, एंड स्ट्रीम्स जलधाराएं और जलधाराएं। द अर्थ वह पृथ्वी, वह धरती, एंड और एवरी कॉमन साइट प्रत्येक सामान्य दृश्य। टू मी डिड सीम, टू मी मुझे, डिड सीम दिखाई देता है, मुझे प्रतीत होता है, अप्रैल्ड कैसा प्रतीत होता है मुझे, अप्रैल्ड का मतलब होता है पहने हुए, जिस ड्रेस को हम पहनते हैं वह उसे अप्रैल्ड कहते हैं, अर्थात ढके हुए या ओढ़े हुए। क्या ओढ़े हुए, सिलेसियल लाइट, सिलेसियल लाइट का मतलब होता है दैवीय रोशनी। फिर डैट ग्लोरी वह वैभव, एंड और दी फ्रेशनेस वह ताजगी, कैसी, ऑफ अ ड्रीम एक सपने जैसी। अब ये नहीं है, इट इज़ नाउ अब यह नहीं है, एज जैसा कि यह हुआ करती थी, हैथ बीन ये हुआ करती थी, ऑफ योर यहाँ पे योर का मतलब है मीन्स है जब मैं छोटा था, जब मैं बहुत छोटा था, अब वह नहीं है जैसा ये पहले मुझे नज़र आया करती थी। फिर आगे उन्होंने कहा कि टर्न मुड़ूं, वेयर सो एवर, वेयर सो एवर का मतलब होता है मुड़ूं कहीं भी, वेयर कहीं भी, सो एवर किधर भी, जिधर मैं चाहूँ, आई में जिधर मैं चाहूँ, अर्थात लेकिन वह मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं देता जो मुझे बचपन में देता था। फिर कहते हैं बाई नाइट चाहे रात हो, और डे चाहे दिन हो, वह चीज़ें जो मैंने देखी ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, अपने चाइल्डहुड के दौरान जो चीज़ें मैंने देखी वह अब मैं नहीं देख पाता, यानी कि दी थिंग्स वह वस्तुएं, विच आई हैव जिनको मैंने देखा, आई नाउ, आई मीन्स मैं, नाउ मीन्स अब, कैन सी नो मोर अब मैं उन्हें और अधिक नहीं देख पाता, किसको, उन सब चीज़ों को। बात क्लियर हो गई यहाँ तक, अर्थात उनके कहने का मतलब बस समझ लीजिएगा, अगर एक बार आप इसका मीनिंग समझ गए फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो वो कहते हैं यहाँ पर कवि कहते हैं, पहली लाइन समझिएगा, इस पहली लाइन में क्या कहते हैं कवि कि अपने बाल्यकाल के प्रारंभिक दिनों में प्रकृति की विभिन्न वस्तुएं, कौन सी विभिन्न वस्तुओं की बात कर रहे हैं, तो देखो दूसरी लाइन में कौन कौन सी विभिन्न वस्तुएं हैं, जैसे घास के मैदान, छोटे वन, झरने इत्यादि उनके हृदय में, मन को, हृदय को असीम आनंद से भर देते थे, यानी कि खुशी ही खुशी मिलती थी। जब भी हम बचपन में इन सब चीज़ों को देखते थे तो बस खुशियों से भर जाते थे। आज भी अगर हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हमारे मन में एक अलग सी खुशी आती है। किन किन चीज़ों को देख करके खुशी आती है, पृथ्वी पर जितनी भी हमारी नेचुरल चीज़ें हैं, प्राकृतिक वातावरण को देखकर, और किसको, मीडो हरे भरे मैदानों को देखकर, जलधाराओं को देखकर, ग्रूव जंगलों को देखकर, या छोटे छोटे वनों को देखकर। ठीक है, स्ट्रीम्स जो छोटी छोटी नदियां हैं, घास के मैदान हैं, इन सभी चीज़ों को देखकर असीम आनंद से भर देते थे।
और उनको दैवीय प्रकाश एवं सुंदरता में लिपटे हुए दिखाई देते थे। कहते नहीं कि साइंस हमारा कितना भी तरक्की कर जाए, लेकिन भाई वो लाइट तो बना सकते हैं लेकिन सूर्य नहीं। लाइट तो बना सकते हैं लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं। सेम टू सेम मेरे कहने का मतलब ये, जो नेचुरली चीज़ें होती हैं ना, वे नेचुरली ही रहती हैं और आर्टिफिशियल चीज़ें आर्टिफिशियल ही रहती हैं। तो जो आनंद तुमको नेचुरल चीज़ों में मिलेगा वो कभी भी आर्टिफिशियल चीज़ों में नहीं मिलेगा। तभी उन्होंने कहा कि ये जो सेलेसियल लाइट में, यानी कि अप्रैल्ड पहने हुए हैं, ढके हुए हैं, किसमें? सेलेसियल लाइट में, यानी कि दैवीय प्रकाश एवं सुंदरता में लिपटे हुए दिखाई देते हैं। परंतु अब उसको प्रकृति में वह आकर्षण और वह अपील दिखाई नहीं पड़ती। कभी अनुभव करता है जब वह एक व्यक्ति, यानी कि अब वो बड़ा हो गया, और जब वो बड़ा हो गया तो बहुत ज़्यादा व्यस्त व्यक्ति हो गया, उसके जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्तता होगी। अब वो प्रकृति को उतने अच्छे तरीके से आनंदित नहीं कर पा रहा है जितना पहले अपने बचपन में किया करता था। उसे प्रकृति की वस्तुओं में वह आकर्षण और सौंदर्य दिखाई नहीं देता जो उसे अपने बाल्यकाल में दिखाई देता था, यानी कि वह उनको उनके आदर्श के रूप में देखने की शक्ति खो चुका है। बात क्लियर होगी? तो ये थी कहानी पहले पैराग्राफ की। अब स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड स्टेंजा। स्टेंजा नंबर सेकेंड स्टार्ट करने से पहले इस स्टेंजा नंबर 1 की जो वर्ड मीनिंग है, टफ वर्ड मीनिंग, वो आप देख लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके कहीं ना कहीं इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसको डिस्कस नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो वैसे ही बहुत लंबा होगा। ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में दिए, आराम से इसको देख लीजिए और अपनी बुक में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये सभी इसकी वर्ड मीनिंग हमने दे रखी है। हम फिलहाल डिस्कस करेंगे स्टेंजा नंबर सेकेंड, और स्टेंजा नंबर सेकेंड हमारा क्या कहता है कि द रेनबो, रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष, कम्स आता है एंड गो चला जाता है। यानी कि जब हम आसमान में, जब हम बहुत छोटे थे और आसमान में इंद्रधनुष को निकलते हुए देखते थे, छुपते हुए, गायब होते हुए या उगते हुए देखते थे, तो हम खुशियों से भर जाते थे। एंड और लवली इज द रोज, और जो रोज है ना, रोज मीन्स गुलाब, वो कैसा है? लवली है। अर्थात कभी यहाँ पर कहते हैं कि आकाश में इंद्रधनुष प्रकट होता है और लुप्त हो जाता है। गुलाब का फूल अब भी सुंदर दिखाई देता है, लवली दिखाई देता है। कौन? रोज। फिर आगे कहा है दी मून, चंद्रमा, दोथ का मतलब होता है डज विद डिलाइट, चमकता है खुशी से। यानी कि यहाँ पर कहा गया है ये जो चंद्रमा है ना, वो बड़ी खुशी से चमकता है। जब तुमने देखा होगा चंद्रमा कब चमकता है? जब बादल होते हैं तो चंद्रमा या तारे कुछ भी दिखाई नहीं देते, लेकिन जब एकदम बादल साफ होते हैं, कैसे? एकदम। देखो आगे की लाइन में कहा गया है, जरा देखिए ध्यान से, लुक राउंड हर, लुक मीन्स देखना, राउंड अपने चारों ओर, ठीक है। लुक राउंड हर अपने चारों ओर। वेन मीन्स जब, दी हेवेंस, हेवेंस यहाँ पर स्वर्ग के लिए बोला गया है। आर बेर, बेर मीन्स वैसे तो नंगा होता है, लेकिन यहाँ पर जो हेवन, स्वर्ग यानी कि बादल, आकाश एकदम बेर है, साफ दिखाई पड़ता है। और जब बादल साफ होते हैं तो मून जो है वो डिलाइट यानी कि चमकता हुआ प्रतीत होता है। बादल रहित आकाश में चंद्रमा अब भी चमकता है। आगे उन्होंने क्या कहा, यहाँ पर देखो ध्यान से, वाटर्स, तुमने देखा होगा जितनी भी हमारी लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं उनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, तो लेकिन यहाँ पे वाटर्स किया गया, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका मीनिंग पानी नहीं है, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है? झरने हैं। कई सारे झरने जो ऊपर से नीचे गिरते हैं, तो जो झरने हैं, वाटर्स ऑन अ स्टेरी लाइट। अब स्टेरी नाइट का मतलब होता है, स्टेरी तुमने देखा ही होगा, जो स्टार लिट नाइट को बोलते हैं, तारों भरी रात में स्टेरी नाइट। तारों भरी रात में वो झरने, अब कभी आप जाइएगा नदियों के किनारे और वहाँ पर झरनों को देखिएगा, या कभी समुद्र के किनारे आप टहलने के लिए जाइएगा और उसके समुद्र में जो साफ़ पानी होता है उसमें नज़रें
डालिएगा तो टिमटिमाते हुए तारे बादल कितने खूबसूरत और प्यारे नज़र आते हैं। तो वाटर्स ऑन अ स्टेरी नाइट आर ब्यूटीफुल एंड फेयर, कैसे दिख रहे हैं? आर हैं ब्यूटीफुल, सुंदर, एंड फेयर, बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। उनके कहने का मतलब ये है, बिल्कुल फेयर से मतलब बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि निकलते झरने, नदियाँ, झीलें रात के समय तारों के प्रकाश में और आकर्षक दिखाई देती हैं। मैंने क्या नहीं कि भैया रात के समय जब चांदनी रात होती है, चांदनी रात में वो खूबसूरत सितारे, वो चांद सितारे जब उन नदियों में, झीलों में, ठीक है, या एक शब्द और यूज करता हूँ, झरनों में, झरनों, नदियों, झीलों में रात के समय जो तारे होते हैं, तारों का प्रकाश, टिमटिमाते हुए तारे, वो और ज़्यादा सुंदर और आकर्षक प्रतीत होते हैं। अब अगली लाइन में कहा द सनशाइन, सूर्य का चमकना, इज मीन्स है ग्लोरियस बर्थ। अब किस समय? बोले ग्लोरियस मीन्स शानदार, बर्थ मीन्स जन्म। इसका मतलब जन्म से मतलब उगना है यहाँ पर, यानी कि जब सुबह सुबह सूर्य उगता है तो वो सूर्य की रोशनी, वो सूर्य की लालिमा कितनी प्यारी और सुंदर नज़र आती है। उनके कहने का मतलब ये है, निकलते हुए सूरज का दृश्य कवि के लिए अब भी बहुत मनोरम और प्यारा, खूबसूरत, सुंदर दिखाई देता है, परंतु वह दैवीय प्रकाश आगे, बट लेकिन, यट अब आई नो, मैं जानता हूँ, वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, आई गो, मैं जाता हूँ, डैट देयर, वहाँ, हैद का मतलब हैज, पास्ट अवे, गुजर गई, आ ग्लोरी, वो खूबसूरती, वो वैभव, वो चमक, फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से। अब उनके कहने का मतलब ये है कि परंतु अब दैवीय प्रकाश जो कभी अपने बाल्यकाल में, अपने बाल्यकाल से मतलब चाइल्डहुड में, ड्यूरिंग अ चाइल्डहुड, अपने चाइल्डहुड के दौरान, ठीक है, बाल्यावस्था में देखा करता था, अब पृथ्वी से वो सब गायब हो गया। गायब का मतलब ये नहीं वो गायब हो गया, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन बस यहाँ पर कवि का जीवन बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया है, बहुत बिजी हो गया है। अब वो प्राकृतिक चीज़ों में मन ना लगा करके जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं उनमें मन लगा रहा है, यानी कि भौतिक चीज़ों में वह डूबता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे प्राकृतिक चीज़ों से अलग हट करके हम भौतिक चीज़ों में लिप्त होते चले जाते हैं। तो बस यही है, वो सारी चीज़ें हैं, बट हमारा प्रकृति को देखने का नज़रिया और परसेप्शन चेंज हो गया है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? चलो आगे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये सब इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं, आप इनको अच्छे से नोट डाउन कहीं पर कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आगे हम लोग स्टेंजा नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। स्टेंजा नंबर 3 क्या कहता है? नाउ मीन्स अब, वाइल जबकि दी बर्ड्स चिड़ियाँ, दस मीन्स इस प्रकार, सिंग मीन्स गाती हैं, अ जॉयस सॉन्ग, जॉयस का मतलब खुशियों भरा, आनंद भरा, फुल ऑफ जॉय, ऐसा गीत गाती हैं। एंड और वाइल जबकि दी यंग लैम्प्स, यंग लैम्प उनको बोलते हैं जो छोटे छोटे मेमनों के लिए, जो मेमना नहीं होते हैं, ठीक है, उनको बाउंड, वो क्या करते हैं? बाउंड करते हैं, यानी कि उछलते हैं, कूदते हैं, जंप अप एंड डाउन, कभी ऊपर उछलते हैं तो कभी नीचे उछलते हैं। बाउंड का मतलब एज, एज टू का मतलब होता है जैसे, यहाँ पर तुलना की गई, एज का मतलब से, एज लाइक सो, तुमने देखा होगा सिमली में, ठीक है, तुलना की गई है किससे? टू दी टैबर साउंड, टैबर मीन्स होता है ढोल, टैबर मीन्स ढोल, और साउंड मीन्स आवाज़। जिस तरीके से ढोल की आवाज़ पर कोई व्यक्ति नाचता है, तुमने देखा होगा जब शादी विवाह होती है तो नागिन डांस करते हुए लोगों को, यानी कि अगर जो बैंड बज रहा होता है तो बैंड की ध्वनि पर किस तरीके से डांस किया जाता है, किस तरह से कूदते फानते इंजॉय करते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पर
कभी कहता है जिस तरीके से व्यक्ति किसी ढोल की बीट पर, ढोल की टैबर की साउंड पर उछलता कूदता है, उसी तरीके से वो यंग लैम भी क्या करता है, खुशी के गीत जब चिड़ियाँ खुशी के गीत गाती हैं तो वो इधर उधर पहाड़ों में क्या करता रहता है, उछलता कूदता फिरता है। टू मी, मेरे लिए, अलोन, अकेले, देयर, वहाँ, केम, आया, आ, दो ऑफ ग्रिप, यद्यपि, ऑफ ग्रिप, ग्रिफ का मतलब होता है दुख। अब वो क्या कर रहा है, इसका मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिपीट भी कर दूँ। जैसे एक छोटा सा ढोल टैबर का मतलब बता ही दिया था, जैसे वह ढोल के संगीत में ताल या ध्वनि पर हम लोग उछल कूद करते हैं, वैसी ये भी। तो यहाँ पर कवि कहता है कि जब चिड़ियों के मधुर गीत को सुनता हूँ, जब चिड़ियों के मधुर गीत को सुनता हूँ और जब वह छोटे से मेमनों को प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार उछलते हुए देखता है जैसे वह किसी छोटे ढोलक की ध्वनि पर उछल रहा हो, तो उसके मस्तिष्क में एक दुखद विचार उभरता है। टू मी अलोन, जब मैं अकेला होता हूँ, अकेले गुमसुम दुनिया में अपनी बैठा हुआ होता हूँ, देयर कम अ थॉट, तब मेरे दिमाग में एक थॉट आता है, एक विचार आता है, ऑफ ग्रिफ, दुख का विचार आता है, अ टाइमली अटरेंस गेव डेड थॉट रिलीफ। तभी क्या होता है, अ टाइमली अटरेंस का मतलब लिख लीजिएगा यहाँ पर, टाइमली, समय से, अटरेंस जो दुख की अभिव्यक्ति होती है, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रिफ के लिए बोलते हैं, ठीक है। तभी उसने कहा कि फिर वह ये अनुभव करता है कि दुख का विचार समाप्त हो गया। दुख का विचार कब, किन चीज़ों को याद करके, उन्हीं सभी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर खूबसूरत प्राकृतिक वस्तुओं को याद करके, जब वो याद कर लेता है अपने दिमाग में, तो उसके जो दुख होते हैं ना, वो उसे लगता है वो सभी दुख जो हैं उसके समाप्त हो गए हैं, क्योंकि उसने उस विचार को समय पर व्यक्त कर दिया और अब उसमें आत्मनियंत्रण पुनः प्राप्त कर लिया है। एंड और आई अगेन, मैं दोबारा, आई एम स्ट्रांग, फिर से स्ट्रांग हो गया, फिर से मैंने अपने आप को नियंत्रित कर लिया। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। द कैटरैक्ट, कैटरैक्ट का मतलब होता है, यहाँ पर नोट डाउन कर लो, ये वाटरफॉल के लिए बोला जाता है, जलप्रपात, कैटरैक्ट। ब्लो देयर ट्रम्पेट फ्रॉम द स्टीप, ब्लो देयर ट्रम्पेट, ट्रम्पेट एक तुरही नहीं होती है, ये भी जो है बजाई जाती है, एक साउंड करती है। तो तुमने देखा होगा ढालू स्थान से नीचे गिरकर तुरही किसी तीव्र आवाज़ उत्पन्न करना, ये भी ढोल की तरह ही होता है। नो मोर सेल ग्रिफ ऑफ माइंड द सीजन रॉन्ग, आई हियर द इकोज, इकोज मीन्स होता है प्रतिध्वनि, थ्रो मीन्स के माध्यम से, द माउंटेन थ्रॉन्ग। अब इनका मीनिंग समझ लीजिएगा। उन्होंने कहा कि टू स्टीप, स्टीप मीन्स अगर हम बताएं तो ढालू चट्टानों के लिए बोला जाता है, जैसे ऊपर से नीचे की ओर ढालूदार चट्टानें जो होती हैं उनको हम कहते हैं स्टीप। और रॉन्ग का मतलब होता है बसंत ऋतु की प्रसन्नता को नष्ट कर देना, रुइन, बर्बाद कर देना, गलत। ओके, द इकोज मीन्स प्रतिध्वनि करना, इको रिसाउंड होना। और माउंटेन थ्रो का मतलब होता है बहुत सी चोटियों में से होकर के, फील्ड ऑफ स्लीप, देहात जहाँ लोग अब भी सोए हुए हैं। तो कवि के कहने का मतलब ये है कि जलप्रपात पर्वतों के नीचे गिरती हुई तुरही के समान तीव्र ध्वनि, तीव्र आवाज़ उत्पन्न करते हैं। कवि कहता है उसका दुख अब और अधिक बसंत ऋतु के आनंद, बसंत ऋतु के उसके आनंद को हानि नहीं पहुंचाएगा। अब उसके मस्तिष्क में आनंदमय विचार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अब उसने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया। अब अगर कोई दुख भरे विचार उसके मन में आते भी हैं तो वह उन प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी चीज़ों को याद कर लेता है और उसके दुख समाप्त हो जाते हैं, और इस तरीके से वह अपने दुखों पे कंट्रोल कर लेता है। द विंड्स कम टू मी
फ्रॉम द फील्ड ऑफ स्लीप, और जो विंड्स है ना, हवा कम आती है टू मी मेरे पास, फ्रॉम मीन से कहाँ से आ रही है, द फील्ड ऑफ स्लीप, उन खेतों से जहाँ सोए हुए हैं, उन खेतों से जहाँ देहात के लोग अब भी सोए हुए हैं। एंड और ऑल द अर्थ इज गे, ऑल द अर्थ का मतलब संपूर्ण संसार, पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी प्रसन्नता में सोए हुए है, यानी कि प्रसन्नता में दिखाई पड़ती है। लैंड एंड सी, यानी कि लैंड एंड सी का मतलब होता है चाहे जमीन हो चाहे समुद्र हो, उनके कहने का मतलब पशुओं, जलप्रपात, चिड़ियों के गीत उसके चारों ओर प्रतिध्वनि करते हैं। संपूर्ण संसार उसको प्रसन्न दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है कि दुनिया पूरी खुशियों से भरी हुई है, दुनिया में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, तथा वह स्वयं भी बहुत प्रसन्न हो जाता है। गिव देम सेल्व्स अप टू ज्वालिटी, ज्वालिटी का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी, मिर्थ, आनंद, एंड मीन्स और विद द हार्ट ऑफ मे, विद द हार्ट ऑफ मे का मतलब होता है बसंत में, यानी कि मई के महीने ने हृदय प्रसन्न कर दिया था। दोत का मतलब डज, क्या, एवरी बीस्ट, बीस्ट मीन्स यहाँ पर जानवर होता है, कीप हॉलीडे, दाऊ तेरा, चाइल्ड ऑफ जॉय, चाइल्ड ऑफ जॉय का मतलब चीयरफुल चाइल्ड के लिए बोलते हैं, प्रसन्न बालक के लिए बोलते हैं। तब वो कहता है कि पृथ्वी तथा सागर आनंद मना रहे हैं, पृथ्वी यानी कि लैंड एंड सी दोनों ही, गिव देम सेल्फ अप टू ज्वालिटी, आनंद मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, ठीक है। और प्रत्येक वस्तु ने स्वयं को प्रकृति की सुंदरता के हवाले कर दिया है, और हर एक व्यक्ति ने किसके हवाले कर दिया अपने आप को, प्रकृति की सुंदरता के हवाले कर दिया है, जो मई के महीने में चारों ओर दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पर वो एक बच्चे की बात करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत खुश है, को संबोधित करते हुए कहते हैं लास्ट लाइनों में, शाउट राउंड मी, लेट मी हियर दाउ शाउट, दाउ हैप्पी शेफर्ड बॉय, यानी कि वह उससे चिल्लाते हुए कहता है ताकि वह उसके चिल्लाने की आवाज़ का आनंद ले सके। किसको, शेफर्ड बॉय को संबोधित करते हुए कहते हैं, यानी कि गड़रिए के बालक को संबोधित करते हुए वह उससे चिल्लाने को कहता है ताकि वह उसके चिल्लाने की आवाज़ का भी आनंद ले सके। क्लियर है? तो ये था इसका, और इसके इम्पॉर्टेंट मीनिंग ये रहे सभी, इसको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, तो वहाँ से जा कर के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो सरस्वती कोचिंग सेंटर के ऐप पर जा कर के वहाँ से भी इसको PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।